आज हमारा जो टॉपिक है वो EE210 एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट में हमारा फर्स्ट जो पार्ट है एंटरप्रेन्योरशिप, उसमें एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट हम पढ़ रहे थे, उसी को हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो हम जो पढ़ रहे थे वो एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट, हमने उद्यमिक विकास की परिभाषा क्या है उसको समझा। उसके बाद उसमें हमने बिजनेस आइडिया या कोई व्यावसायिक विचार या कल्पना क्या होती है उसको देखा, कहाँ से वो कोई भी उद्यमी अपना एक आइडिया डेवलप कर सकता है वो हमने देखा। अब हम इसके बाद इसमें सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन का या उत्पाद विचार का। व्यावसायिक विचार के बाद उद्यमी को इस बात पर विचार करना चाहिए कि वह किस उत्पाद का उत्पादन करे। अब उसने किसी भी उद्यमी ने ये सोच लिया कि मेरे को इस आइडिया पे काम करना है, तो उस आइडिया पे काम करने के बाद उसे जो दूसरा विचार करना चाहिए कि वो ये है कि उसे किस तरह के उत्पाद का उत्पादन करना है या उसे किस वस्तु को बनाना है। तो उत्पाद के संबंध में विचार करते समय उसे निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना पड़ता है, जिसमें फर्स्ट है वो है जिस वस्तु को उद्यमी बनाना चाहता है वह किन किन पदार्थों से बनती है। यानी कि जो वस्तु वो बनाना चाहता है उसके लिए उसको किन किन कच्चे माल की आवश्यकता पड़ेगी, उसकी एक सूची उसको बनानी चाहिए। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट उसको ध्यान देना चाहिए वो है वस्तु के निर्माण के लिए कच्चा माल कहाँ कहाँ उपलब्ध है। अब उसने सूची बना ली, सूची बनाने के बाद उस कच्चे माल की जो अवेलेबिलिटी है, उपलब्धता है, वो कहाँ पर है, उसको इस पर भी एक अपना विचार करना चाहिए या नोट बनाना चाहिए। फिर वस्तु के निर्माण के लिए कौन कौन सी मशीनें, यंत्र, वह उपकरणों की आवश्यकता है तथा वे कहाँ से उपलब्ध किए जा सकते हैं, उसकी एक उसको सूची बनानी चाहिए कि अगर उसको एक पर्टिकुलर वस्तु का निर्माण करना है तो उसके लिए कौन कौन सी मशीनों की आवश्यकता है, कौन कौन से यंत्रों की आवश्यकता है, कौन कौन से उपकरण उसको चाहिए, इस पर उसको एक सूची बनानी चाहिए। फिर वस्तु के निर्माण की कौन कौन सी विधियां हैं तथा सर्वोत्तम विधि कौन सी होती है, इस पर भी उसको मनन करना चाहिए कि कौन कौन सी विधियां हैं और उसके फेवर में कौन सी विधि सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम या अच्छी रहेगी, इस बात पर उसको गौर करना चाहिए। उसके बाद वर्तमान समय में उस वस्तु की मांग, वह पूर्ति में किस प्रकार की स्थिति है, अर्थात मांग की तुलना में पूर्ति कम है या अधिक। उसके बाद उसको मार्केट में जाके ये सर्वे करना चाहिए कि उसकी मांग कितनी है और उसकी पूर्ति की जो स्थिति है वो क्या है। मांग की तुलना में पूर्ति कम है या ज़्यादा है, उसको इसका भी एक तथ्यात्मक विश्लेषण करना चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों के अंतर्गत अगर मांग बढ़ रही है या घट रही है तथा मांग के संबंध में भावी संभावनाएं क्या हैं, इन स्थिति पर भी उसको गहरा मनन करना चाहिए कि वर्तमान जो परिस्थितियां हैं उसमें मांग बढ़ रही है या घट रही है, या मांग के संबंध में भावी संभावनाएं क्या हैं, आगे अगले 5 साल में मांग बढ़ेगी या घटेगी, उस पर भी उसको सोच विचार करना चाहिए। वर्तमान में ऐसी कितनी संस्थाएं हैं जो उस प्रकार की या उससे मिलती जुलती वस्तुओं का निर्माण कर रही हैं, उसको फिर इसके ऊपर भी प्रकाश डालना चाहिए कि कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो उस वस्तु का निर्माण कर रही हैं।
फिर उसके बाद या उससे मिलती जुलती जो वस्तु है उसका निर्माण कर रही हैं। इसके बाद प्रतिस्पर्धी संस्थाओं की वस्तुओं के मूल्य एवं किस्म किस प्रकार की है तथा बाजार में उन वस्तुओं की मांग की क्या स्थिति है। तो जो संस्थाएं हैं जो वो प्रोडक्ट बना रही हैं उनकी जो मूल्य है वो कितना है और जो क्वालिटी है वो कैसी है, और बाज़ार में उन वस्तुओं की क्या स्थिति है मांग की, इस पर भी उसे एक सर्वे करना चाहिए। उद्यमी जिस उत्पाद का निर्माण करना चाहता है उसके संबंध में सरकार की क्या नीति है उसका भी उसको भली प्रकार से अध्ययन करना चाहिए। यह वस्तु ग्राहकों की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी होनी चाहिए। अब ग्राहकों के लिए वो बहुत ज़्यादा उपयोगी होनी चाहिए जो वस्तु का वो निर्माण कर रहा है। वस्तु उत्पाद की डिज़ाइन, आकार, किस्म श्रेष्ठ होने के साथ साथ ऐसी होनी चाहिए जो बनाने में सरल एवं मितव्ययी हो। इसके बाद उसे वस्तु की या जो उत्पाद की डिज़ाइन है, आकार है, क्वालिटी है, वो ऐसी होनी चाहिए कि जो उसको बनाने का मेथड है वो सिंपल हो और इजीली वो डेवलप कर सके। इसके बाद वस्तु का नाम, रंग, ब्रांड, लेबल व पैकेजिंग आकर्षक होनी चाहिए। वस्तु का जो नाम है, उसकी जो पैकेजिंग है या उसका जो कलर है, उसका जो लेबल है वो आकर्षक होना चाहिए, जिससे कि ग्राहक जब आए तो उसकी नज़र जो है वो सीधे उसी वस्तु पे पड़े और वो उसे तुरंत खरीद ले। इस प्रकार से उसकी पैकेजिंग, लेबलिंग, नाम और रंग होना चाहिए। वस्तु का मूल्य निर्धारण करते समय उद्यमी को वस्तु की मांग, प्रतियोगिता, उपभोक्ता की क्रय क्षमता, वितरण विधि, वस्तु के मूल्य पर सरकारी प्रबंध, इनका भी ध्यान उसको रखना चाहिए। तो इस प्रकार से उसका जो प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन है वो कंप्लीट होगा। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है हमारा वो है साइट सिलेक्शन का या स्थल का चुनाव करने का। उत्पाद या वस्तु का चुनाव करने के बाद एक उद्यमी को, विशेषतः लघु उद्यमी को, उद्योगों का चुनाव करना पड़ता है। ऐसे लघु उद्योग जिनके विकास विस्तार की हमारे देश में अच्छी संभावनाएं हैं, उनकी एक सूची डेवलपमेंट कमिश्नर, भारत सरकार उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा तैयार की गई है और सुविधा के विचार से इस विस्तृत सूची के उद्योगों को मुख्यतः निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है। उद्योग जिनका विकास केवल लघु क्षेत्र के लिए सुरक्षित रखा गया है। प्राथमिकता प्राप्त उद्योग, की एंड कोर इंडस्ट्रीज। डायरेक्टर जनरल ऑफ सप्लाईज एंड डिस्पोजल ने जिन वस्तुओं की सप्लाई केवल लघु उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं के लिए सुरक्षित रखी है, उन वस्तुओं का निर्माण करने वाले लघु उद्योग। कैपिटल गुड्स के दृष्टिकोण से प्राथमिकता प्राप्त उद्योग और सहायक उद्योग। तो जब उद्योग का चुनाव कर लिया जाता है तो हमारे सामने जो अगली समस्या आती है कि कारखाना किस स्थान पर डेवलप किया जाए। कारखाने के लिए स्थान का चुनाव एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि किसी कारखाने की सफलता या असफलता में स्थान का एक विशेष प्रभाव पड़ता है। अतः जो हमारा कारखाना है उसका जो स्थल का चुनाव है बहुत ज़्यादा सोच समझकर करना चाहिए, और स्थान का चुनाव करते वक्त हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे जो बातें हैं वो हैं कि जिस स्थान पर कारखाना स्थापित किया जा रहा है
उस स्थान पर कच्चे माल की उपलब्धि आसानी से वह सस्ते दामों पर होनी चाहिए। तो जो कच्चा माल हमें चाहिए होगा उसकी उपलब्धता आसान हो और सस्ते दामों पर हमें मिले, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद कारखाने के स्थान पर बिजली और पानी की पूर्ण सुविधा होनी चाहिए। बिजली और पानी एक मूलभूत आवश्यकता है, तो इसकी जो उपलब्धता है वो सुचारू रूप से होनी चाहिए। जहाँ वह स्थान जहाँ से हमें कच्चा माल लाना है उद्योग के स्थान से अधिक दूर ना हो, जिससे कच्चे माल को कारखाने के स्थान तक लाने में खर्च व समय दोनों की बचत हो सके। तो हमें जहाँ से कच्चा माल लेके आना है वो स्थान ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए, जिससे कि जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कम हो जाए और साथ साथ जो हमारा टाइम है ट्रैवल का वो भी कम हो जाए। इसके बाद कारखाने के स्थान के पास रेलवे वह मोटर गाड़ियों की सुविधा होनी भी आवश्यक है, जिससे कच्चा माल लाने व उत्पादित माल भेजने से विशेष कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। तो कारखाने के पास रेलवे ट्रैक होना चाहिए या ट्रांसपोर्टेशन का जो ट्रक है, ट्रक की जो सुविधाएं हैं वो ईज़िली अवेलेबल होना चाहिए, जिससे कि अगर हमें कच्चा माल लाना है तो वो भी हम ईज़िली ला सकें और जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा उसको भी हम ईज़िली ट्रांसपोर्ट कर सकें। उद्योग के स्थान के पास मज़दूरों व कर्मचारियों की उपलब्धि आसानी से होनी चाहिए। हमें मज़दूर जो हैं वो आसानी से मिलने चाहिए और कर्मचारी भी आसानी से मिलने चाहिए। कारखाने के स्थान वातावरण उत्पादित वस्तुओं के लिए उपयुक्त होना चाहिए। जो एटमॉस्फेयर है वो भी फिजिबल होना चाहिए, जो हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसके लिए। कारखाने के लिए भूमि की उपलब्धि आसानी से व उचित दामों पर होनी चाहिए। हमें जो लैंड है वो भी कम कीमत पर अवेलेबल हो और ईज़िली अवेलेबल हो, ये भी हमें इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। सीवेज व वेस्ट डिस्पोज़ल का उचित प्रबंध होना चाहिए। जो वेस्ट जनरेट होगा उसका डिस्पोज़ल हमें कैसे करना है उसके लिए भी हमें योजना बनानी पड़ेगी, या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हमें स्थापित करना है तो वो कितनी कैपेसिटी का होगा और उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, इस पर भी हमें विचार करना चाहिए। उस स्थान पर कारखाना लगाने पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। उस एरिया में किसी भी प्रकार का हमें रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कारखाने में से आवाज़ भी आएगी और एयर पॉल्यूटेंट्स भी निकलेंगे, तो इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। कारखाने के स्थान से बाज़ार आदि अधिक दूर नहीं होने चाहिए, जिससे उत्पादित माल भेजने में आसानी रहे व खर्च अधिक ना आए। तो जो मार्केट है जहाँ पर हमें प्रोडक्ट को सेल करना है वो भी पास में ही होना चाहिए, जिससे कि हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है और जो टाइम है वो कम लगे। कारखाने के स्थान के पास हॉस्पिटल या चिकित्सालय संबंधी सुविधाएं भी ईज़िली अवेलेबल होनी चाहिए। उसके बाद कारखाने के स्थान के पास बाढ़ आने, आग लगने व अन्य दूसरी बातें जिससे कारखाने में नुकसान हो, इसका भी कोई खतरा नहीं होना चाहिए। यंत्रों व उपकरणों की मरम्मत की सुविधाएं भी समीप ही होनी चाहिए, जिससे समय समय पर हम उपकरणों और यंत्रों की मरम्मत करा सकें। अब यदि हम उद्योग के स्थान का उपयुक्त चुनाव नहीं किया जाएगा तो बहुत सी समस्याएं हमें समय के साथ उत्पन्न होंगी, जैसे उत्पादन व वितरण लागत में हमारी वृद्धि हो जाएगी
अगर हमने ऊपर वाले जो पॉइंट्स हैं उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया तो हमारी जो उत्पादन है और जो वितरण की लागत है उसमें वृद्धि हो जाएगी, उपक्रम के विकास एवं विस्तार में रुकावट होगी। अतः स्थान निर्धारण से पूर्व पर्याप्त जांच व सोच विचार करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। तो जो साइट सिलेक्शन है किसी भी इंडस्ट्री के लिए वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और उसमें हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो सारी चीज़ें अभी हमने देखी। इसके बाद हम जो अगला जो टॉपिक है वो नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। थैंक यू।